अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में इसमें आ जाते हैं कैपिटल ए टू जी, ये यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल ए टू जी, डिजिट्स जो कि होते हैं 0 to 9 डिजिट्स हो गए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे इक्वल टू साइंस, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कॉलन, इस किस्म की ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो हैं ये सारे इसके अंदर कैरेक्टर्स यूज होंगे। फिर आ जाता है कीवर्ड। कीवर्ड होता है कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी खास मकसद के लिए मुख्तस कर दिए गए हों, स्पेशल पर्पस वर्ड्स होते हैं जिनका वो खास मकसद के लिए सोर्स प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हों। आप उन वर्ड्स को रीडिफाइन नहीं कर सकते, आप उन वर्ड्स को किसी फंक्शन का नाम नहीं दे सकते, उनको एज अ वेरिएबल नहीं दे सकते। आप उन वर्ड्स के, वो टोटल 32 वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स टोटल 32 वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। उन कीवर्ड्स को ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। इनको ना आप एज अ वेरिएबल ले सकते हैं, ना आप ये वेरिएबल आगे क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं, ना हम एज अ फंक्शन नेम ले सकते हैं। इनको कोई हम किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते, जिस मकसद के लिए ये बनाए गए हैं उसी मकसद के लिए यूज किए जा सकते हैं। याद रहे कि जो मेन है, मेन फंक्शन का जो मेन है ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टोकन। टोकन होता है कि सोर्स प्रोग्राम में, सोर्स प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल जो हम चलिए वही वाला सोर्स प्रोग्राम लिख लेते हैं जो हम लोगों ने किया था, हैश इंक्लूड stdio.h और void main और ब्रैकेट्स और उसके अंदर printf की स्टेटमेंट और इसके वेलकम लिख लेते हैं, वेलकम और ये printf की स्टेटमेंट बाद। अब इसमें एक एक चीज, इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, इसमें जो वेरिएबल होंगे, इसमें जो आइडेंटिफायर्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, पंक्चुएटर्स, हर चीज जो है वो एज अ सेपरेट टोकन होती है। फॉर एग्जांपल हैश एक अलग टोकन है, इंक्लूड एक अलग टोकन है, एंगल ब्रैकेट ओपन एक अलग टोकन है, stdio अलग है, .h अलग है, ये अलग है, ये void अलग टोकन है, मेन अलग टोकन है, इसकी एक ब्रैकेट एक अलग टोकन है, दूसरी ब्रैकेट अलग टोकन है, ये अलग टोकन है, printf अलग टोकन है, ये ब्रैकेट अलग है, ये जो डबल कोट मार्क है ये अलग टोकन है, वेलकम अलग टोकन है, ये अलग टोकन है, ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है अलग टोकन है, सेमीकोलन अलग टोकन है और ये अलग टोकन है, ठीक है। ये सारे टोकन्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता है प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फंक्शंस, लेबल्स जो भी हो रहे हैं यूज, उनका कुछ खास नाम होता है, अलग नाम होता है, ठीक है। उस खास नाम को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर जो होते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है, ये टोटल होते हैं 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इनकी लेंथ होती है 31 कैरेक्टर्स की, इनकी लेंथ होती है। 31 से अगर ज्यादा होंगे तो वो अगले जो एक्स्ट्रा होंगे उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आइडेंटिफायर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक होता है यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड में आ जाते हैं प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर जो कि सी कंपाइलर ने पहले से डिफाइन किए गए हों, सी कंपाइलर में जो कि किसी खास मकसद के लिए पहले से यूज हो रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे printf है, printf एक फंक्शन का नाम है तो आइडेंटिफायर हुआ। आइडेंटिफायर में क्या कुछ आ जाता है? वेरिएबल आ जाता है, फंक्शन, वेरिएबल के नाम, फंक्शंस के नाम आ जाते हैं और क्या आ जाता है? कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स के नाम, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं या लेबल्स आ जाते हैं, जो लेबल्स आप यूज करें वो भी आइडेंटिफायर्स में आ जाते हैं। printf जो है ये भी एक स्टैंडर्ड है, सी कंपाइलर ने पहले से डिफाइन किया है। इसकी डेफिनेशन कहाँ पे मौजूद है? stdio.h लाइब्रेरी में। और या फिर scanf की भी डेफिनेशन कहाँ पे मौजूद है? stdio.h में। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है। प्रोग्राम बनाते हुए हम खुद जो आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, हम अपना फंक्शन बनाएंगे, अपने फंक्शन का जो नाम होगा वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा। हम अपना वेरिएबल बनाएंगे, अपने वेरिएबल का नाम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। याद रखिए कि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर केसेस बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिफायर है एरिया, AREA, ये एक अलग आइडेंटिफायर होगा।
फॉर एग्जाम्पल हम इसी को कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं AREA। ये एक अलग आइडेंटिफायर है, ये और ये दो अलग है, ये इक्वल नहीं है, ये अलग अलग ट्रीट होंगे। फिर एक और आ जाता है स्मॉल से AREA, ये एक अलग है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। ये 3 किस्म के अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं और ये अलग अलग ही ट्रीट होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर्स। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे करेंगे वेरिएबल्स। हाँ जी, हमारे आइडेंटिफायर्स हो गए थे, अब हम करने लगे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी कर सके, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जो कि फिक्स ना हो। पूरे प्रोग्राम में ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज हो सके, चेंज होती रहे, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, वेरिएबल जो है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर मैथ की तरफ देखें, एक एक्स वैल्यू है, उसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, किसी पॉइंट पे जब आप उसकी कैलकुलेशन करें वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो क्या होगा, ये एक्स जो है ये वेरिएबल कहलाएगा, एक्स वेरिएबल होगा और 2 इसकी वैल्यू होगी या वेरिएबल का कंटेंट होगा। ठीक है, अब बात ये है कि वेरिएबल को ये सी लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। अब सी लैंग्वेज में ये वेरिएबल्स किस तरह से यूज होते हैं और ये कहाँ स्टोर होते हैं और इनका क्या मकसद है। आप जब कोई भी सी लैंग्वेज में डाटा लेते हैं इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, आपको इनपुट कराना चाहते हैं, इसके ऊपर प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं किसी डाटा में, उसको वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। आप कोई आउटपुट रिसीव करते हैं, उस आउटपुट को वेरिएबल में स्टोर करवा के मेमोरी में सेव करवा लेते हैं ताकि बाद में उसको डिस्प्ले भी करवा सकें। ठीक है, तो इसी इन मकसद के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। मेमोरी में ये कहाँ स्टोर होते हैं, ये रैम में स्टोर होते हैं। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, रैम एक रैम मेन मेमोरी या इसको आप प्राइमरी मेमोरी, ये एक ही चीज के नाम है। तो इसके अंदर जब डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, आरजी तौर पे स्टोर होता है। इसका मतलब है कि वेरिएबल भी आरजी तौर पे ही स्टोर होते हैं, ये भी टेम्परेरी वैल्यूज इनकी स्टोर होती हैं, परमानेंट नहीं होती। जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा उस वेरिएबल में से वैल्यू भी जो है लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेमोरी में स्टोर कैसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, हर सेल का एक अपना अपना एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेमोरी है इसका एड्रेस है इस सेल का 004। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कह देती हूँ, मैंने एक वेरिएबल कह दिया कि वेरिएबल एक्स है, उसकी वैल्यू 2 है। तो क्या होगा कि ये जो सेल है ये वेरिएबल एक्स के नाम से जाना जाएगा, इसके अंदर वैल्यू 2 पड़ी होगी। प्रोग्राम में आगे जाके कहीं पे भी मैं एक्स की जब जिक्र करूंगी तो इस सेल में, इस मेमोरी के इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो शो करेगी कि एक्स की वैल्यू है। ठीक है, इस वक्त 2 पड़ी है, हो सकता है प्रोग्राम में कहीं जाके मैं एक्स में 1 प्लस कर दूं, प्रोग्राम में कहीं पे मैं x + 1 कर दूं, तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। तो अब इस लोकेशन पे वैल्यू 3 पड़ी है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आगे जाके कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करती हूँ, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो यहाँ पे इस लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन में x की जगह पे भी चेंज हो जाएगी। और चेंज होने का मतलब है कि जब दोबारा उसके बाद आगे कहीं पे भी आप x की वैल्यू कॉल करेंगे, आप x की वैल्यू लेना चाहेंगे, आपको 3 मिलेगी, पिछली वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। ये हो गया मेमोरी का और वेरिएबल का जिक्र। अब आ जाता है कि मेमोरी और वेरिएबल में डाटा स्टोर, वेरिएबल स्टोर कैसे होता है। एक टर्म आ जाती है, ये इसको जरा गौर से करिएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है कि किसी वेरिएबल को उसके डाटा टाइप के साथ डिफाइन कर देना, बता देना, डिक्लेयर कर देना। सी लैंग्वेज ऐसी है कि इसमें आप डायरेक्ट कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आप डिक्लेयर हो जाता है वेरिएबल जब भी आप उसको यूज करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में आपको कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले बताना पड़ता है कंपाइलर को कि भाई फलां वेरिएबल आना है इस प्रोग्राम में, तुमने इसको पहचान लेना है, इस वेरिएबल को तुमने इसको पहचान लेना है। अगर आप इसको नहीं डिक्लेयर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि कंपाइलर एरर दे देगा, वो कहेगा कि ये मेरे लिए तो अननोन वेरिएबल है, मैं इस वेरिएबल को नहीं जानता। तो उस एरर से बचने के लिए डिक्लेयर कराना लाजमी होता है। डिक्लेयर कराने का सिंटेक्स क्या है, टाइप वेरिएबल और आगे सेमीकोलन। टाइप का मतलब है आपने पहले डिफाइन करना होता है कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, ये वेरिएबल किस टाइप का है,
इस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा आने वाला है, टाइप और वेरिएबल आगे आपने वेरिएबल का नाम बता देना है। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल x रीड करना है तो मैं इधर x लिखूंगी, आगे मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अब ये डिसाइड करना है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप का मतलब है मैथ में आपने पढ़ी होगी मुख्तलिफ नंबर्स की क्लासेस, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स, होल नंबर्स, और कौन कौन से आप लोगों ने नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस किस्म के आपने नंबर्स, इंटीजर नंबर्स जिसमें आप पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दो हर तरह के नंबर्स ले लेते थे। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी हर वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप होती है। आपको मैं फिलहाल आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे डाटा टाइप्स क्या होती हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये दो कर लें, इंटीजर INT, इंटीजर डाटा टाइप सेम वही होती है जो कि मैथ में इंटीजर होती है, यानी ऐसा नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना आता हो वो इंटीजर कहलाता है। और फ्लोट, फ्लोट होती है जिसके अंदर कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट आता हो, ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट आए वो फ्लोट नंबर होती है, फ्लोट नंबर वैल्यू होती है। अब फॉर एग्जांपल 3 हमने करना है तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर होगी तो हमने इसके साथ INT लिख देना है डिक्लेयर कराते हुए कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, INT इंटीजर और x, ठीक है। ये हो गया हमारा काम किसका, वेरिएबल डिक्लेरेशन का। कोशिश की जाती है कि जब आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसका नाम वही रखें, नाम वही इस्तेमाल करें जो नाम उसका आगे जाकर यूज होने वाला है, ताकि आप वेरिएबल के नामों में ही कंफ्यूज ना हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर हैं उनका सम लेना है तो आउटपुट किसमें स्टोर कराना है, सम वेरिएबल में, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर सम, ताकि आप सम वेरिएबल में उसका सम स्टोर कराएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब एक अगला पॉइंट आ जाता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन में क्या फर्क है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि फलां वेरिएबल अगले जगह पे आगे आके इस्तेमाल होने वाला है, तो कंपाइलर को बता दिया कि इसको तुम अनजान ना समझना, इस वेरिएबल को एक्सेप्ट कर लेना। हम पहले से हर आने वाले वेरिएबल, हर प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल के पहले उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वेरिएबल आने वाला है। डेफिनेशन का मतलब है कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसके लिए मेमोरी में कोई ना कोई जगह मुख्तस कर देना, मेमोरी में कोई ना कोई जगह एलोकेट कर देना। फॉर एग्जांपल ये मेरी मेमोरी है, एक्स हमारा पहले से वेरिएबल पड़ा है, मैंने एक नया वेरिएबल सम जो है वो इंट्रोड्यूस डिक्लेयर कराया और ये अब बताएगा कि ये सम क्या है, ये इंटीजर डाटा टाइप है। अब ये हम आगे जब डाटा टाइप डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन सी डाटा टाइप मेमोरी में कितनी स्पेस लेती है। इंटीजर फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता रही हूँ, इंटीजर 2 बाइट्स लेती है, तो ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा और उसको सम का नाम दे देगा। मेमोरी में जगह ले ली कि ये भाई सम की जगह है, इस जगह पे सिर्फ सम वेरिएबल अपना डाटा स्टोर कर सकता है, कोई और वेरिएबल इसमें नहीं आ सकता। और जब भी सम में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ आके सेव हो जाएगी, मेमोरी की इस लोकेशन पे आके सेव हो जाएगी। हमने मेमोरी में जगह बुक करवा ली, फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में जाते हैं, आप रूम बुक करवाते हैं, रूम बुक करवाना हो तो पहले रिजर्वेशन होती है, पूरा डिफाइन किया जाता है कि आपने क्या भी कैसे रिजर्व क्या करना है, आपने डबल बेड वाला रूम लेना है या सिंगल बेड वाला रूम लेना है, ये 4 बेड वाला रूम लेना है। जितना आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेस ज्यादा होगी, सिंगल बेड वाले की स्पेस कम होगी, डबल बेड वाले की स्पेस ज्यादा होगी। तो ये इंटीजर जो है, जो पहले हमने टाइप लिखी है, डाटा टाइप लिखी है, ये बताता है कि आपको मेमोरी में कितनी स्पेस लेनी है। आपने 2 बाइट्स वाली स्पेस लेनी है, फ्लोट आ जाएगा तो 4 बाइट्स लेनी है, कैरेक्टर आ जाएगा तो सिंगल बाइट लेनी है। तो ये आपको ये चीज डिफाइन करेगा कि आपने मेमोरी में कितनी चीजें, कितनी स्पेस आपको मेमोरी में बुक करवानी है और किसके लिए करवानी है, वो आपने सम वेरिएबल के लिए करवानी है। ये आपका होटल है, मेमोरी में जो डिफरेंट सेल्स हैं वो रूम्स हैं और आप वो रूम बुक करवा रहे हैं, ठीक है। अब डाटा डिक्लेरेशन में मेमोरी में बुकिंग नहीं होती, मेमोरी में एलोकेशन नहीं होती, जबकि वेरिएबल डेफिनेशन में मेमोरी में एलोकेशन होती है। तो ये इन दोनों में फर्क है, सही है। तो जब सी लैंग्वेज की बात करते हैं, सी लैंग्वेज में जब आप एक ये स्टेटमेंट लिख देते हैं इंटीजर सम और सेमीकोलन, इसका मतलब होता है कि आपने डिक्लेरेशन भी करा दी, आपने डेफिनेशन भी हो गई, दोनों काम एक सिंगल स्टेटमेंट में सी लैंग्वेज में हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अलग-अलग हैं, इनको समझने की जरूरत है। अब आगे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल को नाम किस तरह से देना है, नाम अब हमने वेरिएबल का जो है ना सोचना है कि हम क्या नाम दें इस वेरिएबल को। अभी तक तो हम क्या कह रहे थे, एक्स वाई जी ए बी सी। मैथ में आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास अगर रेंज खत्म हो जाए आप LMN कह देते हैं, PQR कह देते हैं। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा वेरिएबल्स लेने हो तो आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब उन रूल्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं कि उन रूल्स को कौन कौन से रूल्स हैं कि हम वेरिएबल को नाम देते हुए उनको मद्देनजर रखना जरूरी है।
पहला रूल ये कहता है कि आप कोई भी कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट्स, आप कोई कैरेक्टर्स भी सॉरी कोई भी लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। लेटर्स में क्या आ जाते हैं? कैपिटल A टू Z, ABC, स्मॉल ABC, 0 से 9 तक के डिजिट्स और अंडरस्कोर, बस। अब याद रखें अंडरस्कोर और हाइफन में फर्क होता है। हाइफन होता है जो थोड़ा ऊपर करके दरमियान में करके होता है, अंडरस्कोर नीचे करके होता है, ठीक है। और हाइफन की लेंथ छोटी होती है जबकि अंडरस्कोर की लेंथ भी बड़ी होती है। इन दो चीजों में फर्क रखना, हाइफन को अंडरस्कोर के साथ मिक्स नहीं कर देना। हाइफन अलाउड नहीं होता किसी भी वेरिएबल को नाम देने में, जबकि अंडरस्कोर अलाउड होता है। ये सिर्फ ये कैरेक्टर सेट हैं वेरिएबल को नाम देने के, इनके अलावा कोई और कैरेक्टर यूज नहीं किया जा सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं जैसे अंडरस्कोर, डॉलर साइन, @, ये सारी चीजें नहीं यूज की जा सकती वेरिएबल को नाम देने में। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि कीवर्ड्स भी यूज नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमारे पास कीवर्ड है INT, इंटीजर। ये एक वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, कंपाइलर एरर दे देगा, कंपाइलर इसको नहीं मानेगा। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, उन 32 कीवर्ड्स को कहीं पे भी किसी आइडेंटिफायर का नाम देने में यूज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं? फंक्शन नेम, कांस्टेंट नेम, ये सब आइडेंटिफायर्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि वेरिएबल की लेंथ जो है ना वो टोटल 31 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। 31 कैरेक्टर से ज्यादा की लेंथ होगी तो वो ऑटोमेटिकली 31 तक को रखेगा, अगले वाले को डिस्कार्ड कर देगा। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी वेरिएबल के नाम में नहीं दे देनी, ठीक है, छोटी देनी है। एक अगला रूल है कि आपने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल था x, इंटीजर x, आपने इंटीजर उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करा दी, ठीक है, आपने ये डिफाइन कर दिया। अब सेम वेरिएबल को किसी और डाटा टाइप के साथ आप डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने सेम वेरिएबल को फ्लोट के साथ डिफाइन कर दिया तो ये अलाउड नहीं होगा। वो कहेगा एक वेरिएबल नाम को आप किसी एक ही डाटा टाइप के साथ लिख सकते हैं, किसी दो के साथ नहीं लिख सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इसको x1 कह दें, इसको x2 कह दें, फिर ये चल सकता है। एक जो है नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि आप अपर केस और लोअर केस दोनों को यूज कर सकते हैं। आप अपर केस लेटर्स को भी, फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर x किया, x है स्मॉल केस में, आप एक और अपर केस में भी कर सकते हैं, इंटीजर कैपिटल X। अब ये चूंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो स्मॉल x और कैपिटल X दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। ये मेमोरी है फॉर एग्जांपल, तो मेमोरी के अंदर स्मॉल x की जगह अलग होगी, कैपिटल X के लिए अलग सेल होगा, अलग बाइट होगी, यानी अलग जगह होगी, ठीक है, अलग लोकेशन पे स्टोर होगा। फिर आ जाता है कि आप हमेशा एक रूल इधर जहां पे है जो कि नहीं दिया गया, कि हमेशा वेरिएबल स्टार्ट जो है ना वो होना चाहिए या तो लेटर से, किसी ना किसी लेटर से, या फिर अंडरस्कोर से। डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप A2 लिख सकते हैं, 2A इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय कंपाइलर, ये कंपाइलर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हो गए हमारे रूल्स। आगे कुछ देख लीजिएगा, कुछ वैलिड और इनवैलिड, कौन कौन से वेरिएबल्स वैलिड हैं, कौन कौन से इनवैलिड हैं। इस किस्म के एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। उसको आपको अगर रूल्स पता होंगे कि वेरिएबल के को कैसे नेम किया जाता है तो ही आप उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी बता सकेंगे पेपर में। एक नया टॉपिक आ जाता है जो कि है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू देना। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेमोरी थी, ठीक है। मेमोरी में हमने अभी फिलहाल एक लोकेशन है फॉर एग्जांपल 002, वो उस लोकेशन में x वेरिएबल है, उसके अंदर हमने x वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है। हमने क्या किया, हमने कहा इंटीजर डाटा टाइप का एक x वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर करा दो। हमने एक रूम बुक करवा दिया x के नाम से, जो कि 2 बाइट्स ले रहा है मेमोरी में, एक रूम बुक करा दिया। अब इस रूम में पहले कुछ मीनिंगलेस डाटा पड़ा होगा, कोई ऐसा डाटा जो कि पहले से कोई और प्रोग्राम छोड़ गया, या फिर जो वैसे ही पड़ा होगा, मीनिंगलेस डाटा होगा जो किसी काम का नहीं होगा, उसको बोलते हैं गार्बेज डाटा। फिलहाल यहाँ पे जो है गार्बेज डाटा पड़ा होगा। आप लोग अच्छा गार्बेज डाटा से देख लेते हैं पहले आगे। गार्बेज डाटा पड़ा होगा, आपने इस गार्बेज डाटा को पहले इनिशियलाइज कराना है। इसको पहले किसी ना किसी कोई ना कोई वैल्यू असाइन करवानी है, कोई ना कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब गार्बेज डाटा नहीं रहा, अब गार्बेज डाटा अपडेट होके कोई ना कोई वैल्यू आ गई। इनिशियलाइजेशन इसे कहते हैं कि शुरू में कोई वैल्यू असाइन करा देना किसी वेरिएबल को,
ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 0 आप डिक्लेरेशन के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट x इज इक्वल टू 0 और आगे सेमीकोलन आपने डिक्लेयर भी करा दिया, साथ ही साथ आपने इसको इनिशियलाइज भी करा दिया एक नई वैल्यू के साथ। ठीक है, ये दो चीजें होगी। अब ये इसके एग्जांपल बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि जब आप होटल में कोई रूम बुक कराने जाते हैं, रूम बुक हो गया, उसमें कुछ गार्बेज डाटा होगा जो पिछले कमरे में, उस कमरे में पहले जो रहने वाले गेस्ट थे वो रह के गए होंगे, गंद होगा तो उसको सफाई कराई जाती है, नया टॉवल रखा जाता है, नए बाथरूम में नया साबुन रखा जाता है, बाथरूम में नया शैम्पू रखा जाता है, सिर्फ सफाई सुथराई होती है, कमरे को इनिशियलाइज कराया जाता है। सेम इसी तरह मेमोरी में पहले गंद पड़ा होता है उस लोकेशन में, जब आप डिक्लेयर कराते हैं कोई मेमोरी किसी एक नाम से आप एलोकेट करा देते हैं, किसी एक वेरिएबल को दे देते हैं, तो पहले उसके अंदर गार्बेज डाटा होता है। जब आप उसको इनिशियलाइज कराते हैं उस गार्बेज डाटा से वो दोबारा इनिशियलाइज हो जाता है किसी न किसी वैल्यू के साथ। ठीक है, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। आप एट अ टाइम एक स्टेटमेंट में, सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी दे सकते हैं और उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप है, एक इसकी वैल्यू थी x इज इक्वल टू 0, अब मैं एक y भी लेना चाह रही हूँ और उसको इनिशियलाइज कराना चाहती हूँ 1 के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा मैंने तो मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, मल्टीप्लीकेशन का उस वेरिएबल के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो उसके साथ 0 अगर कराऊंगी तो 0 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होती जाएगी वो तो 0 ही रहेगी, तो मैं इसको 1 के साथ इनिशियलाइज कराती हूँ। ये आपकी अपनी एक लॉजिक थी। ठीक है, मैंने एक y में वैल्यू y ले ली, इधर कॉमा डाला, y इज इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और वेरिएबल लेना है जो कि है फॉर एग्जाम्पल z, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी वैल्यू नहीं पता मैं कौन सी इनिशियलाइज कराऊं, तो मैं नहीं करवाती। तो ये मेमोरी में एक z नाम से वेरिएबल मेमोरी एक z नाम को कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन दे देगा और उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं पड़ा होगा, कोई गार्बेज डाटा होगा, GB लिख देती हूँ, GD, कोई गार्बेज डाटा पड़ा होगा, तो मैं भी बाद में जब दिल करेगा मैं इसको कोई ना कोई वैल्यू दे दूंगी। और मैंने इसको इधर सेमीकोलन करके, बस मैंने इतनी करानी थी, सेमीकोलन करके मैंने स्टेटमेंट बंद कर दी। ये थी सारी हमारी वेरिएबल्स की कहानी। अब वेरिएबल्स में आगे एक कोड आ जाता है, ये कोड कर लेते हैं, ये कोड इंपॉर्टेंट है। कोड क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर्स हैं, ये मैं कोड खुद से बना रही हूँ फिलहाल, दो नंबर्स है उनका सम लेना है। पहले हम इसी तरह लिखेंगे हैश इंक्लूड, हमने क्या किया stdio.h, हमने हेडर फाइल इंक्लूड की क्योंकि मैंने सम लेके उसको प्रिंट भी करवाना है। फिर मैंने void मेन और एंगल ब्रैकेट्स, मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल लेने हैं। फॉर एग्जांपल मेरी लॉजिक ये है कि a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5 और मैंने सम के अंदर इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करवाना है, जो रिजल्ट क्या होगा 6 + 5 = 11। तो मैं क्या करूंगी, पहले इन दोनों वेरिएबल्स a और b में इस्तेमाल करने जा रही हूँ और सम भी इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो पहले इसको मैं डिक्लेयर करवाऊंगी, बताऊंगी। तो क्या करूंगी, इंटीजर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5, सम अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। तो अभी मैं सम में कुछ भी नहीं लिखवा रही, लेकिन मेमोरी में उसकी जगह ले ली मैंने सम लिख के। मेमोरी में इंटीजर टाइप के डाटा टाइप यानी 2 बाइट्स के डाटा की मैंने जगह ले ली है। अब मैं इसका सम करवाऊंगी, सम इज इक्वल टू a प्लस b, सम हो गया, सम के अंदर 11 वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको डिस्प्ले कराना है, इसको शो करवाना है, तो डिस्प्ले कराने की स्टेटमेंट थी प्रिंट एफ। मैंने क्या किया, प्रिंट एफ ब्रैकेट सम ऑफ, अब मैंने सम वेरिएबल शो कराना है। अभी 11 तो मुझे पता है ना इसका आंसर है, लेकिन हमने 11 के जरिए तो शो नहीं ना कराना, हमने तो सम वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ, अभी मैं इधर बंद कर रही हूँ, कॉमा, आगे मैं सम लिख दूंगी, या सम इज इक्वल टू कॉमा, आगे मैंने सम लिख दिया और ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन, और ये मैंने डबल कोट्स डाला था। अब यहाँ पे एक होता है, ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर में, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d, ये आप याद रखें बस। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f, कैरेक्टर का होता है %c। ये आगे में है, सारी डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें जरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, सम इज इक्वल टू
और ये जो सम की वैल्यू है ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से यहाँ पे शो हो जाएगी। सम की वैल्यू क्या थी 11, तो यहाँ पे 11 शो हो जाएगा। ये था इतना सा प्रोग्राम, इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे आ जाता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स हो गए हमारे, असल मकसद था हमारा फिलहाल वेरिएबल्स को समझना, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना। वेरिएबल्स हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, उनको याद रखिएगा। पहले डिक्लेयर करना लाजमी है, डिक्लेयर नहीं कराएंगे तो एरर आ जाएगा। और इनिशियलाइज करना लाजमी है, अगर इनिशियलाइज किसी वैल्यू से नहीं कराएंगे तो गार्बेज डाटा से ऊपर ही सारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी और कुछ गलत रिजल्ट्स आ जाएंगे जो कि आपके लिए रिजल्ट्स सही नहीं आएंगे, एक्यूरेसी नहीं होगी रिजल्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स होते हैं ऐसी वैल्यूज जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी कभी भी वैल्यू चेंज ना हो, डेट इज कांस्टेंट। वेरिएबल में हमेशा वेरी कर सकती है वैल्यू, जबकि कांस्टेंट में वैल्यू वेरी नहीं कर सकती, चेंज नहीं हो सकती। अब कांस्टेंट सी लैंग्वेज में दो तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, दो तरह से बताए जा सकते हैं। कांस्टेंट या तो आप कांस्टेंट आइडेंटिफायर के साथ बता दें, यानी कि एक वेरिएबल आप ले लें लेकिन उसको डिफाइन कर दें कि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपने इंटीजर वेरिएबल लिया, ठीक है, उससे पहले आप कांस्टेंट लिख दें CONST कि ये वेरिएबल a है इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कि इंटीजर टाइप डाटा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कांस्टेंट्स को डिफाइन करने का क्या है कि आप डिफाइन डायरेक्टिव, जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव हमने पढ़ी थी, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, उनमें एक डिफाइन डायरेक्टिव भी थी, आप उस डिफाइन डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर लें। कैसे? फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन, डिफाइन किसको करना है, a की वैल्यू 5 है, a लिखा, 5 लिखा और इसको बंद कर दिया, सेमीकोलन डाल के स्टेटमेंट क्लोज कर दी। ठीक है, ये दो तरीके हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के। अब आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। टोटल 3 तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट की टाइप्स क्या हैं? 3 तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स में पहली क्या आ जाती है, पहला कांस्टेंट होता है न्यूमेरिक। ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में 2 तरह के हैं, मैं आपको इधर 3 तरह के बताऊंगी। ठीक है, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, एक्स्ट्रा कर लें तो कोई मसला नहीं होता। दूसरी होती है कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर, और तीसरे होते हैं स्ट्रिंग। न्यूमेरिक क्या होते हैं? ये 2 न्यूमेरिक और कैरेक्टर हैं पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में। न्यूमेरिक वो कांस्टेंट होते हैं जो कि नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हो, जिनमें नंबर्स हो। इनमें आगे फर्दर 2 तरह के आ जाते हैं, एक होते हैं इंटीजर और एक होते हैं फ्लोटिंग। इंटीजर वो होते हैं जिनमें कोई डेसिमल नंबर ना हो, फॉर एग्जांपल 48, फॉर एग्जांपल -36। इस किस्म के नंबर सारे इंटीजर कांस्टेंट्स होंगे, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट में होंगे जिनमें जिनमें डेसिमल पॉइंट आ जाए, फॉर एग्जांपल 2.46, फॉर एग्जांपल -3.08। इस किस्म के नंबर्स जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाएंगे। फिर कैरेक्टर पे आ जाए। कैरेक्टर्स कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल कोट में कोई सिंगल कैरेक्टर गिवन हो। वो कैरेक्टर लेटर भी हो सकता है, वो डिजिट भी हो सकता है, और वो कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। इसकी मैक्सिमम लेंथ 1 होती है, 1 से ज्यादा कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता। सिंगल कोट्स में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ए हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल b या कुछ भी, फॉर एग्जांपल 0, या फॉर एग्जांपल @ का साइन। ये सारे क्या हो सकते हैं? ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स हो सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं जो डबल कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कुछ कैरेक्टर्स के मिला के बनते हैं। वो कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल वेलकम, ये वेलकम एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और डबल कोट मार्क में लिखा है। फॉर एग्जांपल 042 कोई नंबर XYZ कुछ भी, या एड्रेस। अब जो डबल कोट्स के अंदर है ना, ये एज अ सिंगल टोकन ट्रीट होगा। टोकन पढ़ा था ना, ये एज अ सिंगल टोकन आएगा। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डाटा टाइप। ये डाटा टाइप जो अभी मैंने आपसे बात की, ये हम इंटीजर, फ्लोट, ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, इनको अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि इनका क्या मतलब है, ये क्या होती है। डाटा टाइप का मतलब है जो कि किसी भी डाटा टाइप डिफाइन करता है सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ ऑपरेशंस को,
जो कि उन वैल्यूज पे परफॉर्म होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा डाटा टाइप देख लेते हैं। डाटा टाइप, हम कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करा रहे थे, अब दोबारा हम जरा वापस चले जाते हैं इसके ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन में। कोई आइडेंटिफायर या वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे थे, हम करवा रहे थे इंट, फॉर एग्जांपल एक्स टाइप का वेरिएबल है और मैंने आगे सेमीकोलन करके उसको बंद कर दिया, तो ये तो वेरिएबल था और ये थी डाटा टाइप। ये इंट के अलावा फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, ये मुख्तलिफ हो सकती है। तो हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे कि ये अब ये डाटा टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं हम। अभी हमने पहले वेरिएबल्स पढ़े, उनके रूल्स पढ़े, वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज कराने का तरीका पढ़ा, वेरिएबल के साथ ही हमने कांस्टेंट भी पढ़ लिए। अब हम इस डाटा टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस डाटा टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। डाटा टाइप दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐसे डाटा टाइप्स जो कि पहले ही ऑलरेडी बिल्ड इन सी लैंग्वेज में बने बनाए पड़े हों, खीर पकी पकाई है, आपने बस उसको यूज करना है, ठीक है। वो ऐसी डाटा टाइप्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्टैंडर्ड है। उनमें कौन कौन सी हैं, उनमें है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ये तीन जो है इनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, बल्कि इस बुक में हम इन्हीं तीन को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा डबल इस किस्म की हैं, ये आगे हम जरा पढ़ते हैं जब हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड जो कि ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी है सी में, हमने बस इनका इस्तेमाल करना है। एक होती है यूजर डिफाइन, ऐसी डाटा टाइप जो कि यूजर खुद डिफाइन करे कि भाई मैं अपनी डाटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ खुद से। ये आप लोगों के कोर्स में फिलहाल सेकंड ईयर में शायद बल्कि नहीं है, सेकंड ईयर में नहीं है, लेकिन जब आप इसको सी लैंग्वेज में C++ में जाएंगे, C++ पढ़ने लगे तो इन उधर आप खुद अपनी डाटा टाइप बना सकते हैं, अपनी डाटा टाइप बनाते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइन डाटा टाइप है कि जो यूजर खुद से डिफाइन करे अपनी डाटा टाइप, वो होगी यूजर डिफाइन। हमने आज पढ़नी है स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। डाटा टाइप में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर का क्या मतलब है, ऐसी डाटा टाइप जो कि न्यूमेरिक हो। इंटीजर डाटा टाइप, ये कौन सी डाटा टाइप होती है, ऐसी डाटा टाइप जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना आता हो, जो कि डेसिमल पॉइंट से फ्री हो, फ्री ऑफ डेसिमल पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल, नंबर हो गया 1, नंबर 12, नंबर -38, नंबर -40, इस किस्म के, इनके अंदर कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट वाली वैल्यू जो ना हो वो इंटीजर पे कहलाती है। इनमें आगे टोटल 5 किस्म की डाटा टाइप्स आ जाती हैं। टोटल 5 किस्म की डाटा टाइप्स हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आ जाती है इंट, इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप जो है ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है। जब भी हम इंटीजर डाटा टाइप्स की कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे और वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे तो मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए 2 बाइट्स एलोकेट कर देगी, ठीक है। 2 बाइट्स होती हैं, इसकी कुछ रेंज होती है। रेंज क्या होती है, -32768 से लेके 2327767 तक। आप इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक के दरमियान में कोई भी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो सकती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ये इसकी कुछ रेंज है, कुछ लिमिट्स है। अब अगली आ जाती है वो है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट का क्या मतलब है, शॉर्ट इंटीजर का मतलब है, अच्छा ये आप लोगों को पहले बता दूं कि जो सी लैंग्वेज थी ना वो एक्चुअली बनी थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यूनिक्स सिस्टम के लिए बनी थी, उसमें इंटीजर डाटा टाइप जो है वो 4 बाइट्स लेता था। तो अब 4 बाइट्स बहुत ज्यादा थी, तो ये 4 बाइट से फिर इसलिए शॉर्ट इंट इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि 4 से थोड़ा कम बाइट्स ली, ताकि मेमोरी में ज्यादा स्पेस भी ना हो। कुछ ऐसी वैल्यूज जिनके लिए आपको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर शॉर्ट इंट इंट्रोड्यूस कराई गई। ये भी 2 बाइट्स ही लेती है, याद रहे ये यहाँ पे तो 2 बाइट्स ले रही है, लेकिन यूनिक्स में ये 4 बाइट्स लेती है इंटीजर, इसीलिए शॉर्ट इंट को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये 2 बाइट्स लेती है और इसका भी ये सेम ही रेंज है जो ऊपर है। तीसरी आ जाती है लॉन्ग इंट। अब इसकी थोड़ी सी इसका स्कोप बढ़ गया, इसकी बाउंड्री बढ़ गई। इसमें क्या आया, ये 4 बाइट्स लेने लगी मेमोरी में। जब आपको पता हो कि आपके इस वेरिएबल में ज्यादा सामान आने वाला है, ज्यादा चीजें आने वाली हैं, तो आप कोई बड़े साइज का वेरिएबल ले लें, उसका डाटा टाइप को बड़ी ले लें। उसके लिए बड़ी डाटा टाइप आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट क्या करता है, इसकी वैल्यू कितनी है, -2^31 से लेके 2 कहां तक है, 2^31 -1। ये इसकी रेंज है। वैल्यू इधर से लेके इस रेंज तक के दरमियान में स्टोर की जा सकती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। फिर चौथी आ जाती है, वो क्या है, दैट इज अनसाइंड इंट।
अनसाइंड इंट। अच्छा, अब ये जो पहली तीन थी, इन तीनों में आप माइनस भी वैल्यू के साथ भी स्टोर करा सकते थे डाटा, प्लस वैल्यूज के साथ भी स्टोर करा सकते थे। लेकिन अच्छा, आप मैथ में देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखती हूँ डेट इज 42। आप मुझे जब बताइए पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव? ये ऑब्वियसली इसके साथ कोई साइन मौजूद नहीं है, इट मींस कि ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर इसके साथ में माइनस लगा दूं तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हरगिज नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट मींस ये ऑब्वियसली, ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब जो हर वो नंबर जो पॉजिटिव नंबर होगा, जो अनसाइंड का मतलब है जिसके साथ कोई साइन ना हो, जो पॉजिटिव हो, वो अनसाइंड में आ जाते हैं। और वो नंबर जिनके साथ नेगेटिव साइन हो, सारे नेगेटिव नंबर्स वो साइंड में आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अनसाइंड की, यानी पॉजिटिव नंबर्स की, जिनके साथ कोई साइन यानी कोई साइन मौजूद नहीं है। अच्छा, ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेते हैं। इसकी रेंज अब देखें, चूंकि ये अनसाइंड है, इसमें कोई साइन मौजूद नहीं है, तो हम माइनस की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसकी कहां से कहां है रेंज? 0 टू लेके 65535 तक, ये इसकी रेंज है। ठीक है, 0 से ना कम हो सकती है वैल्यू, और 65535 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब पांचवी आ जाती है, दैट इज लास्ट वन, जो कि है अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग, इसका क्या मतलब है? ये मेमोरी में लेती हैं 4 बाइट्स। ये सारी बातें आपके याद करने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं। ये इसके एमसीक्यूज, ये वाली जो डिजिट है ना, ये तो अच्छी तरह याद कर लेंगे तो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है। 65535 फोन नंबर की तरह इसको याद कर लें। अच्छा, अनसाइंड लॉन्ग क्या होता है? अनसाइंड लॉन्ग में 0 से लेके 4294967295 ये कुछ वैल्यू है, यहां तक, यानी उसकी रेंज बढ़ गई। आप ज्यादा से बड़ा नंबर इसमें स्टोर करा सकते हैं, और वो कितना बड़ा हो सकता है? वो 4294967295 जितना बड़ा हो सकता है। ये थी सारी कहानी इंटीजर डाटा टाइप की, ये हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज फ्लोट डाटा टाइप। अच्छा, फ्लोट डाटा टाइप क्या कहता है? फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोटिंग डाटा टाइप ना, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को रियल टाइप डाटा भी कहते हैं। ये वो नंबर होते हैं जिसमें कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट आए। डेसिमल पॉइंट क्या हो सकता है? 0.96 -2.48, इस किस्म के नंबर जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आए। अब इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें फ्लोटिंग पॉइंट के सी में कौन कौन सी डाटा टाइप्स मौजूद है, हम पहले देख लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट की कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक, इसमें ना 3-4 टर्म्स आती हैं, मैं एक साइड पे पहले लिख देती हूँ। प्रिसीजन, रेंज, जो हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मैंटिसा। मैंटिसा के स्पेलिंग है MANTISSA, और एक्सपोनेंट। ये 4 चीजें पहले देख लेते हैं। ये वो टर्म्स हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा या फ्लोटिंग डाटा टाइप इसमें आ जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, हाँ जी, क्या आता है इसमें? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेती हूँ 123.45, ये एक नंबर है। अब इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी काउंट करेंगे हम, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो प्रिसीजन होगी। इस वक्त इसकी प्रिसीजन कितनी है? इस वक्त इसकी प्रिसीजन है 2। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, तो ये इसकी प्रिसीजन कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई बात प्रिसीजन की, कि द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज प्रिसीजन। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, काउंट करेंगे हम, ठीक है, डिजिट्स नहीं पूरे लिख देने, काउंट करेंगे, जितने आएंगे वो उसकी, उस नंबर की प्रिसीजन कहलाएगी। अब इस नंबर को हम, सेम नंबर को, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में, या सेट बिल्डर नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये फिजिक्स वालों ने, मैथ वाले, सारी मैथ की बातें हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है, जो आप पढ़ के आ चुके हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12345 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस नंबर को। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो 10 की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? वो रेंज कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी, प्रिसीजन हो गया, रेंज हो गई। अब
अगला आ जाते हैं मैंटिसा और एक्सपोनेंट। अब नंबर चेंज कर लेते हैं, चलें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 6.432157 मल्टीप्लाई 10⁻6। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है। अब ये नंबर जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक हिस्सा ये है और एक मल्टीप्लाई 10⁻⁴ के अगले वाला हिस्सा है। तो जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है किसी भी नंबर का मैंटिसा, ये कहलाता है किसी भी नंबर का मैंटिसा। इट इज अ वैल्यू ऑफ द नंबर। और जब 10⁻⁴ के ऊपर जो नंबर है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये कहलाएगा एक्सपोनेंट। अब ये बातें तो होगी मैथ्स की हद तक, मैथ्स की हद तक हमने ये बातें कर ली। अब बात ये है कि सी लैंग्वेज में अगर हमने इस किस्म का कोई नंबर डिफाइन करना हो किसी वेरिएबल में, वो कैसे करेंगे? हम कैसे बताएंगे कि मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ गया? तो उसका एक तरीका ये है, अगर सेम नंबर को मैंने करना हो तो पहले इसका जो तरीका है वो है मैंटिसा, ई और एक्सपोनेंट। मैं लिख के बताती हूँ आपको कैसे होगा। मैंटिसा क्या है? दैट इज 6.432157, ये मैंटिसा हो गया। आगे आपने ई लिखना है, इसका मतलब है 10⁻⁴ के 10⁻⁴ शुरू हो गई है और उसमें एक्सपोनेंट में आगे ई 6 लिख देना, इसका मतलब है 10⁻⁶ है। सही है, इस तरह हमारा ये मैंटिसा और एक्सपोनेंट वाला भी हो गया। एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 6.23 e-4। इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? ये भी मैंने सी लैंग्वेज में लिखा है। मैथ्स में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ये इस तरह से लिखा जाएगा, ई के बाद जो भी वैल्यू है वो 10 की पावर में आ जाएगी। ये हो गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। अब इसकी कुछ 3 किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। सी लैंग्वेज में 3 तरह की टाइप्स हैं, उनको देख लेते हैं। वो 3 तरह की टाइप्स क्या कहती हैं? पहली आ जाती है फ्लोट डाटा पॉइंट। पहली टाइप है फ्लोट। जब भी आप लिखेंगे फ्लोट एक्स, आपने फ्लोट डाटा टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराया तो वो क्या करेगा? वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, इसकी रेंज है 10⁻⁻38 से 10⁻⁻38 से 38 तक। ये इसकी रेंज हो गई। इसकी प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन को मैं पी लिख रही हूँ, प्रिसीजन इसकी क्या होगी? 6। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट्स आ सकते हैं। 6 से ज्यादा एक्सीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देगा। फॉर एग्जांपल डिजिट था 1.23456789 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ फॉर एग्जांपल। अब डेसिमल पॉइंट के बाद इसने 6 डिजिट्स लेने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। ये आगे 8 और 9 को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लोट। अगला आ जाता है दैट इज डबल। जब भी आपको पता हो कि फलां वेरिएबल में ज्यादा डाटा आने वाला है, हमने इसके ऊपर कुछ ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कि डाटा बहुत ज्यादा एक्सीड कर सकता है, तो फ्लोट डाटा टाइप का ले लें। इसमें 8 बाइट्स होंगी। ठीक है, इसमें 8 बाइट्स के बाद इसमें 10⁻⁴ इसकी जो रेंज है -308 से लेके 10⁻308 तक है। और इसकी प्रिसीजन कितनी है? प्रिसीजन है इसकी 15 डिजिट्स। बढ़ गई 15 डिजिट्स तक का डाटा इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक के वैल्यू स्टोर हो सकती है। 15 डिजिट से ज्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देगा। तीसरी है लॉन्ग डबल, उससे भी ज्यादा बड़ी आ जाती है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये मेमोरी में 10 बाइट्स ले रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁴932 से लेके 10⁻⁻⁴932 से लेके 10⁻⁴932। और इसकी प्रिसीजन है 19 डिजिट्स। 19। ठीक है, 0 से 19 डिजिट्स तक जो है उसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। 19 से ज्यादा होगा तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। 19 इज अ वेरी इनफ डिजिट। आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट आता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है?
वर्ड आज तक कहाँ सुना है? टैंकी में, कि टैंकी ओवरफ्लो कर गई। क्या होता है कि पानी की टैंक, पानी इसकी वैल्यू है और उसकी स्पेस कितनी है, वो टैंकी जिसके अंदर टैंक होता है, जिसके अंदर पानी होता है, और टैंक की एक मैक्सिमम लिमिट है। अगर वैल्यू या पानी उस मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस कर जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, टैंकी भर जाती है तो वो ओवरफ्लो होने लग जाती है। ऐसे ही है ना। इसी तरह हर चीज की, हर इसी तरह न्यूमेरिक वेरिएबल की भी एक रेंज होती है, एक स्पेस होती है, एक उसकी मिनिमम लिमिट होती है, एक उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। ऐसे ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। ओवरफ्लो ये कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी इस वक्त मैं इंटीजर डाटा टाइप की बात कर रही हूँ, और इंटीजर डाटा टाइप में मैं अनसाइंड इंटीजर की बात कर रही हूँ। अच्छा, इसकी रेंज कितनी थी, लिमिट कितनी थी, 0 से लेके 65535 तक। फॉर एग्जांपल मैं क्या, इसकी तो इसका मतलब है इसकी मिनिमम रेंज 0 है और मैक्सिमम है 65535। अगर 65535 से वैल्यू बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, वो ओवरफ्लो कहलाएगी, कि वैल्यू वेरिएबल में से ओवरफ्लो कर गई, वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। अगर वो 0 से कम होती है तो वो अंडरफ्लो कहलाएगी। अगर इनके बीच में होती है तो वो उसको कोई फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का। कंपाइलर जो है, सी का कंपाइलर, वो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को डिटेक्ट नहीं करता। बस पता कैसे चलता है, रिजल्ट गलत आना शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट गलत देना शुरू कर देता है, एक्यूरेसी नहीं आती रिजल्ट में। तो इसलिए बहरहाल ये खतरनाक चीज होती है। अच्छा, 3 किस्म के एरर्स आ सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। ये तो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था अंडरफ्लो ओवरफ्लो का, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है वाइवा में, एमसीक्यूज में। ठीक है। अच्छा, 3 किस्म के एरर्स आ सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। पहला एरर है कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन का एरर क्या कहता है कि आपने कोई बहुत बड़ी वैल्यू को किसी बहुत छोटी वैल्यू के साथ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, और इतनी छोटी वैल्यू है कि उसके प्लस माइनस करने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। फॉर एग्जांपल बड़ी वैल्यू थी 1598.02 और आप इसको 0.0000000002 के साथ आप प्लस कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा 1598.02 और 0.0000 जितनी भी आगे जाके 2 आ जाएगा। लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि आप किस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, उसकी प्रिसीजन क्या है। तो हो सकता है इसकी प्रिसीजन जो हो वो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक है, बस जहां तक आए, आगे वाला वैल्यू वैसे ही डिस्कार्ड हो गई। तो इट मींस आपको क्या शो हो रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा इसके ऑपरेशन से। ये एक कैंसिलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, कैंसिलेशन एरर आ सकता है, जिसकी जो एरर ये कह रहा है कि आपने बहुत बड़ी वैल्यू को जब छोटी से करा दिया तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, उसका जो इफेक्ट था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया कैंसिलेशन। दूसरा कैंसिलेशन एरर, दूसरा एरर आ जाता है अरिथमेटिक अंडरफ्लो। अरिथमेटिक अंडरफ्लो क्या कहता है कि आपने किसी छोटी सी वैल्यू को किसी छोटी सी वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, और वो इतना छोटी छोटी वैल्यूज का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि वो कोई इसका खास फर्क उसका भी नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल आपने 0.0000000001 को प्लस कराया है 0.00000005 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 0.000000 कुछ 6 आएगा, जितने भी जीरोस है। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली आंसर क्या है, वो 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0.00 है। तो ये होगा अरिथमेटिक अंडरफ्लो का एरर। अगला एरर है अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अरिथमेटिक ओवरफ्लो क्या कहता है, ओवरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो कहता है कि आपने किसी बहुत बड़ी वैल्यू को किसी बहुत बड़ी वैल्यू के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराया और आंसर कोई बहुत बड़ा आया है, इतना बड़ा कि वो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में उसके लिए जो जगह, जो लोकेशन स्टोर की हुई थी उस वेरिएबल के लिए, उसके अंदर फिट नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा। वो आंसर इतना बड़ा है कि वो रिजल्ट उसके अंदर स्टोर नहीं हो पा रहा। तो क्या एरर क्या आएगा, एरर ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 एरर्स थे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के। अब अगला आ जाता है कैरेक्टर डाटा टाइप, और उसके बाद हमारी डाटा टाइप्स खत्म हो जाएंगी। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या कहती है, कैरेक्टर डाटा टाइप जो है ये मेमोरी में 1 बाइट लेती है
ये सिंगल लेटर भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है और सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, और ये सिंगल कोट्स के दरमियान कुछ ना कुछ इसमें आएगा। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू जो है ना वो आस्की कोड की सूरत में स्टोर होती है, आस्की की फॉर्म में, आस्की की सूरत में स्टोर होती है। जो आप लोगों ने आस्की कोड्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, वो ईबीडी बीडीसी कोड्स और इस किस्म के, उनमें एक आस्की भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ए है, मैंने ए वैल्यू स्टोर कराई है, ये इसकी कंप्यूटर मेमोरी में फॉर एग्जाम्पल एक्स वेरिएबल है, एक्स इज इक्वल टू ए, ये एक्स वेरिएबल है, इसकी लोकेशन जो है फॉर एग्जाम्पल 004 है, और मैंने इसके अंदर ए स्टोर कराया, तो ए नहीं इसके अंदर स्टोर होगा, इसके अंदर स्टोर होगा ए की आस्की वैल्यू डेट इज 65, यहाँ पे 65 स्टोर होगा मेमोरी लोकेशन में। कैरेक्टर डाटा टाइप ये कहती है। अच्छा, एक छोटा सा प्रोग्राम इसको देख लेते हैं कि ये इसका प्रोग्राम एक बनाया हुआ है इधर इन्होंने डीएम सीरीज की बुक में पेज नंबर 245 पे। ये प्रोग्राम क्या कहता है, हैश इंक्लूड, ये इंक्लूड करना जरूरी है जब भी आप printf की स्टेटमेंट लगाएंगे, तो stdio.h की हेडर फाइल लाजमी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि printf की स्टेटमेंट इसके अंदर डिफाइन हुई है। अच्छा, मैंने मेन एक फंक्शन ले लिया, आप इसके साथ वॉइड लगाएं ना लगाएं ऑप्शनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया डेट इज ch कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, और मैंने इसके अंदर ch के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करा दी, फॉर एग्जांपल s करवा दी, और ये सेमीकोलन के बाद स्टेटमेंट बंद। तो s नहीं, चलो b करवा दी। अब क्या हुआ, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मेमोरी है, मेमोरी का सेल है वो, ये इसके वेरिएबल का नाम ch है, ये इसका कोई एड्रेस होगा मेमोरी का, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, हमने b कराई है, लेकिन b स्टोर नहीं होगी, b का आस्की कोड स्टोर होगा डेट इज 66। ठीक है, अब जब हमने printf कराना है, printf कराएंगे तो क्या होगा, हम printf जो है स्टेटमेंट करवाएंगे, ये डबल कोट्स आ गए और डबल कोट्स इधर मैंने बंद कर दिए। ठीक है, ये भी ब्रैकेट नहीं डालनी। मैं इसके अंदर अगर लिखती हूँ %c, मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट वेरिएबल नहीं printf में दे सकते, आपको लाजमी फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 10 इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए आपको कहा था कि याद रखें कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f, और कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c। हमने इसी तरह %c एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया, किसका, हमने दे दिया कैरेक्टर का, और कॉमा डाल के हमने ये वेरिएबल क्या है ch दे दिया, और सेमीकोलन स्टेटमेंट बंद। फिर एक और प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं printf, अब की बार फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं d इंटीजर का, लेकिन जो कैरेक्टर है वो कौन सा देंगे, ch और सेमीकोलन। ch ही हमने वेरिएबल दिया, लेकिन पहली दफा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया कैरेक्टर का, दूसरी दफा दिया इंटीजर का, तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट स्क्रीन पे पहली दफा आएगा कैरेक्टर, यानी कि ch का ये 66 क्या कैरेक्टर बनता है, डेट इज b, और दूसरी दफा क्या आएगा, इंटीजर, यानी ch की वैल्यू जो है इसके अंदर इंटीजर वैल्यू पड़ी है एज इट इज वही आ जाएगी, डेट इज 66। ठीक है, ये था हमारा एक प्रोग्राम। अब एक और कॉन्सेप्ट आगे आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड, मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ stdio.h, क्योंकि printf की स्टेटमेंट यूज करनी है, मेन ब्रैकेट डाली, ओपनिंग और क्लोजिंग मैं इकट्ठी डाल देती हूँ ताकि भूल ना जाए। अच्छा, मैं कहती हूँ कैरेक्टर डाटा टाइप का एक ch1 ले लो वेरिएबल, कॉमा ch2 वेरिएबल लिया, और एक s वेरिएबल ले लिया कॉमा सम। अब मैं कर क्या रही हूँ, ch1 ये देखिए मेमोरी ये है हमारी, मैंने मेमोरी में फॉर एग्जांपल ये मेमोरी थी मेरी, ये मेरा ch1 है, ये ch2 है, और ये s वेरिएबल है। मैंने ch1 और ch2 में कोई ना कोई वैल्यूज देनी है और उसको प्लस करके s वेरिएबल में स्टोर करवा देना, ये एक्चुअली मेरा मकसद है। अब मैं करूंगी क्या, करूंगी मैं ऐसे कि ch1 में मैंने फॉर एग्जांपल स्टोर करा दिया 7,
सेमीकोलन, आगे ये स्टेटमेंट बंद। CH2 में मैंने स्टोर करा दिया 6, सेमीकोलन और स्टेटमेंट बंद। अब मैंने S इज इक्वल टू CH1 प्लस CH2। अब मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाती हूँ, डेट इज प्रिंट एफ, और मैंने %d का साइन लगा, सम इज इक्वल टू %d और कॉमा CH डाला, सॉरी सम डाला, S में आ गया ना सम, S और ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। अब क्या हुआ, CH1 में जो है 7 था, CH2 6 है। जब मैंने सम किया, आपके ख्याल से आंसर क्या आना चाहिए था? आपके ख्याल से 6 + 7 आना चाहिए था। सम किया CH1 और CH2 को, तो आपके ख्याल में आंसर क्या आना चाहिए था? 13 आना चाहिए था। लेकिन आंसर क्या आ गया? जब इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आया सम इज इक्वल टू 109। ये कैसे आ गया? ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपने 7 किया तो CH1 में 7 नहीं लिखा, CH1 में इसकी आस्की वैल्यू लिखी गई जो कि थी 55। 7 डिजिट की आस्की वैल्यू 55 है आस्की कोड। जबकि आपने जब CH2 6 लिखा तो इधर 6 नहीं लिखा गया, यहां पे भी इसकी आस्की वैल्यू लिखी गई 6 की जो कि है 54। जब इन दोनों को प्लस किया S ने, दोनों को 54 और 53 को प्लस किया तो आंसर S में 109 आया। इसीलिए जब आपने प्रिंट किया सम को, सम इज इक्वल टू 109 आया, ना कि सम इज इक्वल टू 13 आया। ठीक है, ये था इसकी सारी कहानी कि आस्की कोड में सारा कैरेक्टर में जब आप डाटा स्टोर करते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप में, तो वो आस्की कोड में स्टोर होता है। ठीक है, यहां तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे ऑपरेटर्स और आगे से पढ़ेंगे।